पड़ेगी जी बुजुर्गों कि अगर जो चीज अपने आप खराब हुई है, अपने आप का मतलब ये होगा कि भाई बारिश पड़ी, ज्यादा बारिश पड़ गई थी, तो प्रकृति का अपना कोई तरीका है उस चीज को ठीक करने का। अगर परमात्मा ने उसको किसी तरह से गर्म किया तो ठंडा भी अपने आप कर देगा। जिस तरह आप देखोगे आपके इलाके में अगर रेत ज्यादा है तो जो टिल्ले हैं रेत के वो दिन में जल्दी गर्म होएंगे, वो जितने जल्दी गर्म होएंगे, ज्यादा गर्म होएंगे, उतना ही रात को फिर जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे। तो आपके यहां बीमारियां सबसे कम होएंगी। राजस्थान का आदमी और हिमाचल का आदमी सबसे कम बीमार होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जहां पड़ेगी और बहुत ज्यादा गर्मी जहां पड़ेगी वहां वो जो बीमारी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है वो खत्म हो जाते हैं। और ये बातें इनको मालूम थी, इनको किनको, जिनकी बात मैं अभी बताऊंगा, ये बातें इनको मालूम थी। इनको पता था कि ये लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के नियमों पर काम करते हैं, ये परमात्मा के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। इनके लिए सबसे बड़ा जो है वो इनका समाज है, इनकी पंचायत है, इनका गांव है, इनका परिवार है। आप इन आदमियों को किसी भी तरह से अपने गांव, अपने डांगर, अपने पंचायत और अपने परिवार से दूर कर दो तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब ये प्लानिंग करने के लिए ये लोग आए। इन्होंने हमारे बीच में इसी चीज को करने के लिए पहले इन्होंने मुगल भेजे, इसी चीज को करने के लिए इन्होंने अंग्रेज भेजे। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी जो गांव का जो कल्चर है ना वो क्या है, चार बुड्ढे गांव में बैठे होंगे गली में, तो बाहर से कोई आदमी आएगा तो वह एकदम नहीं देखेंगे ये कौन है भाई, ओपरा मानस लागे कहीं का, किसके घर आया, ये रिश्तेदार होगा कि रिश्तेदारी भी कहां से, इसकी छोरी तो वहां ब्याह रखी, इसकी ब्याह रखी, अपना सबने पता होगा आपस में सारा ना। तो वो मालूम होता है कि गांव में कोई ओपरा मानस आ जाए तो वो गलत मानस आदमी आ नहीं सकता। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए अब जब अंग्रेज आए तो हमने देखा कि ये लोग हमारे कल्चर के नहीं है, ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। तो सारा देश खड़ा हुआ, लोगों ने यहां तक की शहादत भी दी, फांसी भी टूटे लोग, और लोग फांसी टूटने के बाद में फिर अगली जो पीढ़ी है वो आज़ाद हुई 1947 में, वो हमारे को ऐसा बताते हैं। अब जब हम आज़ाद हो गए तो उस टाइम पर भी उनका पेटा भरा नहीं। उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे को खदेड़ तो दिया, क्योंकि गोरे थे वो, हमारे से रंग फर्क था उनका। अगर रंग में फर्क है तो फिर इन आदमियों को आप कैसे काबू करोगे? क्योंकि एक बात को आप समझ लेना सारे के सारे लोग, जो कई बार हम जब चर्चाएं करते हैं तो हमारे बीच का आदमी कई बार अपनी बात वो बता नहीं पाता। तो मैं चूंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया हूं तो आप लोग थोड़ा सा उसको सुन रहे हो। बिंदु ये है कि हर आदमी अपने जीवन में कंट्रोल चाहता है, हर आदमी। आप मतलब ये सरकार वाले या सरकारों को कंट्रोल करने वाले लोग नहीं, हर आदमी। आप भी देखोगे अपने घर में, अगर रोटी कमा के आप लेके आते हो, नौकरी करते हो या खेती करते हो, तो आपकी भी इच्छा ये रहती है कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलें, मेरा घर परिवार मेरे नियमों के हिसाब से चले। जिसके घर में औरत काम करने लग जाती है, नौकरी करने लग जाती है, फिर वह औरत कहने लग जाती है कि मैं भी तो कमा के लाती हूं, बात तो मेरी भी सुनी जाएगी। मतलब वह जो खाने को दे रहा है वो आदमी कंट्रोल करना चाहता है कि तने रोटी मिल रही है, तने मैं दे रहा हूं तो मेरे हिसाब से चल। जिस तरह मान लो किसी को दिहाड़ी देवा, आप एक दिन की दिहाड़ी पे बुलावा, तो आप सोचेंगे कि पूरा दिन ये जैसे मैं कहूं वैसे काम करे, जिस हिसाब से मैं कहूं। तो ये क्या कहते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, कि जब हम इस धरती को कंट्रोल हम करते हैं, जब इस धरती को पैसा हम देते हैं, जैसे आपने देखा होगा जितनी ये टाइलें लगी हुई है ना आपके गांव में, जितना पैसा आया विकास के नाम पे, और आपके स्कूल में वो लाल बिल्डिंग बनी हुई है, जो अस्पताल की बिल्डिंग लाल है, या सचिवालय की लाल बिल्डिंग, का मतलब है कि जिसपे प्लस्तर नहीं हुआ, ये जैसे प्लस्तर हो रहा है इस बिल्डिंग पे, इसका मतलब क्या है समझो आप। इस प्लस्तर का मतलब है कि यह बिल्डिंग गांव के लोगों ने अपने चंदे से इकट्ठी करके बना रखी है। मतलब देख के ही बता दूंगा मैं, आपने बताने की जरूरत नहीं है, सरकारी पैसा नहीं लग रहा, इसमें गांव का पैसा लगा हुआ है। अगर इस पर प्लस्तर है, अगर ये पैसा सरकार का होता तो सरकार के नियमों के हिसाब से बनती है, और ये दीवारें वैसी होती जैसे आपके स्कूल में होगा, एक दो कमरा बन रहा होगा, और उसको बोलते हैं वो सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, कि ये पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है। सचिवालय के ऊपर जो पैसा लगता है, आपके गांव में सचिवालय भी बना हुआ है मैंने देखा,
ये सचिवालय है, इससे पिछले गांव में भी था। सचिवालय का जो पैसा आया वहां से आया, ऊपर से जो स्कूल का आया, जो अस्पताल का आया, जो आपके ये टाइलों का आया, ये वैसे बनेगा जैसे सरकार बोल रही है। और वो बोलते ये पैसा वर्ल्ड बैंक से आया है विकास के नाम पे। जो अपने को कोरोना के दौरान सुविधाएं देने के नाम पे इन्होंने एम्बुलेंस का और जो टेस्टों का और ये सब ड्रामा चालू किया, ये भी सारा का सारा वर्ल्ड बैंक से पैसा आया हुआ था। फिर वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जैसे हम कहेंगे तुमको वैसे चलना पड़ेगा। आप में से किसी ने कभी भी कोई हाउस लोन लिया है कोई ऐसा जो हाथ खड़ा करके बताना? हाउस लोन, घर बनाने के लिए लोन लिया हो, मकान का, फैक्ट्री का लिया हो कोई? ना केसीसी तो अलग है। हाउस लोन की मैं आपको एक वो बताऊं हूं, उसको समझना। वो मैं जो बताने के लिए जो मैंने पूछा था वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मेरे बाप दादा की या मेरी कमाई हुई 5 करोड़ रुपए का मेरा प्लाट है, और अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए, जो मैंने कमाया था, जो मैंने पूंजी लगाई थी, उससे मैंने 5 करोड़ का एक प्लाट ले लिया। अब मैंने इसके ऊपर मकान बनाना है और उस पर खर्चा होना है सिर्फ 1 करोड़ रुपया। तो मैं बैंक से लोन लेने के लिए चला गया, बैंक ने मुझे 1 करोड़ रुपया लोन दे दिया। तो बैंक जो कागज बनाएगा, जो कागज गिरवी रखेगा, वो जमीन के भी रखेगा या सिर्फ ऊपर ऊपर वाले मकान के रखेगा? इस बात का पता है आपको? वो कागज जमीन के रखेगा। मैंने बैंक से लिया तो 1 करोड़, मेरे मकान की टोटल कीमत 6 करोड़ हो चुकी है। उस 1 करोड़ में उसने मेरे 6 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली पहले, ठीक है। अब अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए दोबारा और हमारे काम धंधे ठप हो जाएं और हम किस्त ना दे पाए, तो बैंक अपने ऊपर ऊपर का सामान लेके जाओगा कि मेरा प्लाट भी लेके जाओगा? वो प्लाट भी लेके जाएगा। और कोई भी बैंकर, एक बात को आप सब गांव वालों को समझ लेना चाहिए, कोई भी बैंकर कभी भी किसी को भी लोन देने से पहले यह पक्का तय करता है कि यो आदमी दे सके कि नहीं दे सकता, लोन वापस दे सके कि नहीं दे सके। उतना ही देवे जितना यो दे सकता हो वापस, ठीक है ना जी। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जो आपको लोन दिया जाता है, सरकार को यह मालूम है, बैंकों को भी यह मालूम है कि जमींदार अपनी जमीन नहीं देवेगा चाहे कुछ हो जियो, लेकिन उसको यह भी पता है कि मैंने किसी का पैसा रखना नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपका उतना ही लोन पास करेगा केसीसी में जितनी आपकी फसल की कीमत हो सकती है 1 साल की। जो 2 फसल हो है ना आपके, या एक फसल 6 महीने की है मान लो, तो जो एक फसल, असल में ये जो केसीसी है ये फसल के लिए लोन है कि आप खेती करने के लिए जो आपको शुरू में खर्चा करना है, अब आपको आड़ती की जरूरत नहीं है। जैसे रोटी बनाने के लिए अब मशीन आ गई तो आपको पत्नी की जरूरत नहीं है। जैसे आपके अगर आपकी नाजायज औलाद हो जाए तो आपको माँ बाप की जरूरत नहीं है, आपके लिए सरकार ने संस्थान खोल दिए। मतलब वो अल्टरनेट पहले देते हैं। आपको गुड़ नहीं खाना है, आपको शक्कर, अगर आसपास का कलेसर बंद करना है तो पहले मिल खोलेगी, तभी तो बीमार होएंगे ना लोग। बीमार होएंगे तो दवाइयां खाएंगे, तभी तो आप इनके यहां गुलाम, तभी तो अपना सारी कमाई पूंजी इनके यहां दोगे। जब आप बीमार नहीं होगे तो कैसे इनके यहां जाओगे आप? इनकी जरूरत कहां पड़ेगी आपको? जब आपकी पंचायती सिस्टम खत्म होएगा तो ही तो आप पुलिस के पास जाओगे। अब सुबह पंचायत हो गई, किसी ने गलती कर दी, सवेरे पंचायत हुई, शाम तक निपटारा हो गया, न्याय हो गया, दोनों पक्षों को पता लग गया, दोनों पक्ष राजी हो गए। अगर जब नियम के हिसाब से पंचायत करेंगे तो। लेकिन अगर नियम के हिसाब से पंचायत, इन्होंने क्या कर दिया, आपके पंचायती लोग हैं ये इधर इस एरिया के लोग, मेरे ख्याल से सांगवान का एरिया काफी है यहाँ पे, यहाँ शोरान हो गए, ठीक है। तो आपके जो पंचायती लोग थे उनको पॉलिटिकल बना दिया। जो पंचायतों में बैठा कर देना, वो चुनाव लड़ने के लिए भगा दिए। अब किसी को चुनाव में बिठा दिया, किसी को दे दिया थोड़ी बहुत मलाई, वो उसको खाने के चक्कर में अब समाज को भूल गए। समाज को भूल गए तो पंचायतों में बोलने वाला कोई बचा नहीं, पंचायतों में बोलने वाला बचा नहीं, तो अब आपकी पंचायत हो गई सुन्नी। अब यहाँ न्याय होते नहीं, अब तो फिर तरफदारियों में मैं अपने 5 आदमी ले जाऊँ, उसके 2 मानस थे बोलनी है, तो मैं ओडे पंचायत में वो कर लूंगा। शर्म वाला मानस बोलना बंद कर गया, शर्म वाला मानस बोलना बंद कर गया, तो बेशर्मों की पंचायत हो गई। क्यों जी?
आपके यहाँ थोड़ी कम होगी, हमारे वहाँ थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ इबे खिंडके वाले लोग बैठे हैं इसलिए इबे थोड़े बहुत बच रही होगी, लेकिन ज़्यादा दिन तक यह भी नहीं बचेगी जब थोड़ी बहुत बच रही है। तो अब इनको ये पता था कि इन लोगों को पंचायती सिस्टम से हटा दोगे, अब पंचायत में तो कोई किसी का खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर दो पक्षों की लड़ाई हो जाए, दोनों थाने में जाएंगे तो पुलिस वालों को भी दोनों देवेंगे पैसे, फिर वकील को भी दोनों देवेंगे पैसे, फिर जज को भी दोनों देवेंगे पैसे। जज तो देना पड़ गया तो एक आधा जज अगर बेईमान निकला हो तो वकील कह देगा भाई जज तो थोड़ी बहुत दिवा देंगे, आप जीत सका। होए कि नहीं होए जी? मतलब जो अगर गांव का अपना राज है, अगर गांव की अपनी व्यवस्था है तो गांव का कोई खर्चा नहीं, लेकिन अगर राज सरकार का है तो खर्चा ही खर्चा है। अगर गांव के बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं और अपने गांव में ही काम करते हैं तो ना तो पढ़ने के लिए एक पैसा खर्च करना, ना ही कमाई के लिए उनको बाहर किसी की गुलामी करने की जरूरत। लेकिन अगर गांव में से सारे उद्योग खत्म करके सिर्फ कंपनियों को और फैक्ट्रियों को दे दिए जाएंगे तो फिर आपका बच्चा पढ़ने के लिए भी बाहर जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में नौकरी लगने के लिए नंबर ज्यादा होने चाहिए, नंबर ज्यादा होने के लिए अंग्रेजी की पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ेगा तो तभी तो समाज से टूटेगा। आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा जब भी तो आपसे टूटेगा। आपने को कहा आपने तो अंग्रेजी आती नहीं, दादा ने तो अंग्रेजी आती नहीं, इंटेलिजेंट तो मेरा मास्टर जी है जो अंग्रेजी बोला वो शाना है, तो ये तो शाने है ही नहीं जो अंग्रेजी नहीं बोलते, ये तो कठो कठो करे हैं। तो इनकी तो बात, वो तो बच्चा जो अगली पीढ़ी है वो उसको रिजेक्ट कर देगी, पिछली पीढ़ी को। अब पिछली पीढ़ी को रिजेक्ट कर देगी तो जो उसका परंपराओं से चलती आ रही विरासत है उन्हें कदे खत्म कर लो। पहले आपने जो धोती और पगड़ी बांधा करते, पगड़ी बांधनी भी बंद कर दी, धोती पहनने भी बंद कर दिया। हमारे वालों ने तो पहले कर दी थी, आपके वाले अभी कर देंगे थोड़े दिनों में। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ में आना बड़ा जरूरी है कि अगर ये चीज किसी ने खराब करी है, कोई चीज अगर खराब करे, गांव की व्यवस्था को कोई तोड़ेगा, उसको क्या फायदा होगा। जैसे कोरोना में मैं चिल्लाया करता, सरकार वाले पक्ष वाले कहते थे सरकार जो कर रही ठीक कर रही, मैं किलकी मारा करता भाई आप लोग अपने बच्चों को बचा लो, आप लोग अपने बच्चों को बचा लो। बहुत से लोगों ने मेरी बात सुन के अपने बच्चे बचा भी लिए और ये जो घर घर दस्तक आड़े घर से निकाल भी दिए। लेकिन कुछ जगह पे वो नहीं माने तो जी ईब गांव में हार्ट अटैक देखो कितने आ रहे, ब्रेन हेमरेज देखो, लकवे के केस देखो, नपुंसकता के, बांझपन के बीमारियां कितनी आ रही हैं, गोड्डों में दर्द, किसी की याददाश्त है, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी का दांत अपने आप ही जड़ गए, कोई बुढ़ा सा होगा, किसी के शरीर में सारा दिन थकावट रहा है, कुछ काम करने जी नहीं करता। मजदूर के पास चले जाओ, उसके शरीर में जान नहीं रह रही है काम करने की, अब वो कहता है अपने पर काम बनता ही नहीं, तो किसी पे नहीं बनता काम। ये सारा का सारा अचानक से हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जिसने किया है उसको बहुत फायदा होना चाहिए। भाई आपका समाज टूटेगा तो किसको फायदा होगा? अगर ये बात सोचेंगे तो भाई किसको फायदा हो सकता है? जो सामान आपके घर में आता है उसको बनाने वाली कंपनी अगर सरकार को डोनेशन देती है, दान देती है, और सरकार से वैसी पॉलिसी बनवा देती है, वैसा कानून बनवा दे, देखना, यानी कि सरकार पॉलिसी बनाएगी आपके आदमी के जरिए। वो जो पॉलिसी बनाने वाला आदमी है, एमएलए है, एमपी है, आपका ये कोई पार्षद है या मेंबर है या सरपंच है, वो कौन है? वो हमारा भाई भतीजा चाचा ताऊ है। क्यों जी? मतलब ये जो काम करने वाला कौन है? हमारा ही रिश्तेदार। जो कोरोना के टाइम पे आप लोगों को कह रहा था कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, बैंक में नहीं जाने देंगे, आपको मंडी में नहीं जाने देंगे, पेपर नहीं दे सकते, हाजिरी नहीं लगा, वो कौन था नौकरी करने वाला आदमी? हमारा ही भाई भतीजा बहन था। क्यों जी? आंगनबाड़ी वर्कर जो हमारे घर आया करती, वह कौन थी? वह हमारी बेटी बहन थी। इसी तरह से जो पेस्टिसाइड बेच रहा है, जो यूरिया डीएपी बेच रहा है, वो कौन है? वो भी हमारा ही जानकार रिश्तेदार है, कोई ना कोई है जी। और जो बाकी के सामान बेच रहा है वो भी हमारा ही आदमी है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम उनकी उस सत्ता को खत्म करते हैं तो जो उनकी वजह से हमारा भाई भतीजा जो पैसा कमा रहा है,
हम उसके भी पेट पे लात मारते हैं। हमें ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेज अगर होंगे और बाहर का आदमी होगा तो उसको पहचानना आसान है, इसलिए वो आपके ही बीच के लालची आदमी को ले लेंगे और उससे वो सब करवाएंगे जो वो करवाना चाहते हैं। अब वो क्या क्या करवाएंगे? घर में एक टेलीविजन है तो सारा परिवार बैठ के उस टेलीविजन पे वो देखेगा जो परिवार के साथ बैठ के देख सकता है। लेकिन अगर किसी के बच्चे को टेलीविजन पे कुछ ऐसी फिल्में देखनी है जो अंग्रेजी में आती हैं, रात को जो उसको अच्छी लगती हैं और वो परिवार के साथ देखने की नहीं है, तो वो फिर अपने मम्मी पापा को बोलेगा कि मने न्यारा टीवी चाहिए। ठीक? यानी अगर 4 भाई हैं और चारों भाइयों का परिवार जिसको शौक है वो टीवी एक जगह बैठ के देखता है, तो कंपनी का फायदा एक जगह होता है। लेकिन अगर वो चारों भाई परिवार में अलग हो जाते हैं तो फिर 4 टीवी लेने पड़ेंगे, 4 कार लेनी पड़ेंगी, 4 ट्रैक्टर लेने पड़ेंगे, 4 ब्रश आवेंगी, 4 लैटरिंग बनेंगी, 4 हर चीज फिर 4 लेनी पड़ेंगी। यानी कि परिवार का खर्चा 4 गुना हो जाएगा, तो बाजार की आमदनी 4 गुना हो जाएगी। नहीं समझे जी? मतलब आपका परिवार टूटने से किसको फायदा है? आपके घर में डंगर नहीं है तो किसको फायदा है? आप अगर बाजार का दूध पीते हो तो उससे किसको फायदा है? कंपनी को फायदा है ना। सिर्फ कंपनी को फायदा नहीं है, 3-3, 4-4 फायदे होते हैं इनके एक जगह पर। एक दूध की कंपनी में गया मैं, मतलब कंपनी के ये जो अपनी डेयरियां होती हैं, बड़ी बड़ी डेयरी, उसमें वो जो धार निकालते हैं, दूध निकालते हैं, उसमें आदमी नहीं निकालते, मशीन निकालती है। देखी होंगी आप लोगों ने। वो थन पे बस वो मशीन लगाते हैं और वो अपने आप चारों थनों पे निकालता है। अब जमींदार के घर में डांगर खड़ा है, उसका एक थन खराब हो गया, 2 थन खराब हो गए, वो काटड़ू को भी उसको चूंगने नहीं देता, भाई ठीक हो लेंदे फिर देखांगे। अब वह जो वहां काम करे मजदूर, उनने कौन बेरा इस बात का, वह तो उस पर नू चढ़ा दे हैं। वो जब वो दिखाया ना उसमें बड़े से टब में, मैंने उससे मैनेजर से पूछ लिया, मैं कहा मैनेजर साहब ये दूध का रंग गुलाबी सा क्यों हो रहा है, स्ट्रॉबेरी वाला दूध है क्या? यो बोला स्ट्रॉबेरी वाला नहीं है, इसकी ब्लीचिंग करके इसको थोड़ा सफेद कर रहे हैं। क्या तो ये लाल क्यों है? कह रहे वो मजदूर हैं सारे देखते हैं नहीं, वो थन खराब हो रहा हो उसमें भी चढ़ा दें वो कप, और फिर वो सारी रात और सारा खून और वो सारा निचड़ का आवे, फिर वो इकट्ठा हो जाए, सारे दूध में इकट्ठा हो जाए, फिर यो साफ करके दौड़ा करके देना पड़ा फिर यो पैकेट में। अब इसके 2-3 फायदे। जो आदमी शाकाहारी है उसके अंदर मांस और खून चला गया, क्यों जी? उसका धर्म भ्रष्ट हो गया पैकेट वाला खाना खाने से। नंबर 2, जब कोई चीज पैकेट में पैक होती है, इस बात को ध्यान देना हमेशा। देखिए भाई कोई पैकेट पड़ा है कि नमकीन का, सांझ ना खाना आंदे होंगे बाड़ गया वहां पड़े पीछे नमकीन वाला। जब भी कोई पैकेट में पैक होती है ना कोई चीज, आप गेहूं पिसवाओगे, आटा 1 हफ्ते में खराब हो जाता है ना जी। जो आप घर में चून है अपना 1 हफ्ते में खराब हो जाता है, लेकिन ये पैकेट वाला आटा 6-6 महीने खराब नहीं होता। बिस्किट बनाओगे, नमकीन बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे, वो आपकी पैकेट में अगर आप डालोगे तो वो चीज में आपको प्रिजर्वेटिव में लाने पड़ते हैं। यहां नौजवान बच्चे बैठे हैं, कई सारे साथी हैं जो पढ़े लिखे मेरे को लग रहे हैं कि जो अंग्रेजी भी जानते होंगे। उन भाइयों ने कभी भी इस पैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि तुमको हमने क्या क्या जहर दिया है, लेकिन कदे आज तक पढ़ा नहीं कि इसमें क्या है। यो दादा है अपने पोते लेकर आ रहा 2, यो अपने पोत्या ने 10 रुपए का 5 रुपए 10 रुपए लाड में देवेगा, और पोता जाके दुकान पे वह चीज खावेगा जो वह चरचरी सी है या फिर वह नमकीन सी है, कुरकुरे टाइप की, नमकीन टाइप की, वो खाओगा ना जी। हम में से किसी ने भी पूरे गांव ने आज तक ये नहीं देखा कि उसमें है के, उसमें सौदा क्या है। और वो चीज कंपनी ही बना सकती है या हम भी बना सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें बताता हूं, इंग्रेडिएंट इसके अंदर पड़े होते हैं। आज के टाइम पे आपके शरीर के लिए सबसे घातक चीज अगर कोई है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना है। अब यह बात आपने पता है, देखा आपने? नहीं देखा, आपने देखा, लेकिन आपने बेरा को नहीं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जैसे खच्चर के बारे में आप लोगों को बताया, खट्टर नहीं खच्चर,
खच्चर के बारे में आप लोगों को क्या बताया कि घोड़ा तो तेज दौड़ सकता है, वजन नहीं खींच सकता, और गधा वजन खींच सकता है, तेज नहीं दौड़ सकता। तो घोड़े का गधे का मिश्रण करके नई प्रजाति बनी खच्चर, जो वजन भी खींच सके, थोड़ी स्पीड से भी चल सके। ये बताया ना आपको। गाय जो है वह मतलब गाय दूध कम देवे और भैंस का दूध इतना फायदेमंद नहीं होता। तो आप लोगों को और हम लोगों को अंग्रेजों ने हमको क्या बताया कि हमने एक ऐसी तकनीक बना दी, आधी भैंस और आधी गाय, उसको अपन अमेरिकन गाय बोला, याद है, एचएफ बोला करते। वह जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि आधा हिस्सा एक जानवर का ले लिया, आधा हिस्सा एक जानवर का ले लिया। ये लोग इसके ऊपर पिछले 50 सालों से रिसर्च करने लग रहे हैं कि जेनेटिक जीन बोलते हैं इसको, जीन में बदलाव करने का क्या फायदा और क्या नुकसान है, और अगर हम खाने के सामान में जीन बदल दें तो क्या क्या फायदा और नुकसान है। आपके समाज में, हमारे समाज में खाने के सामान में कुछ चीजें ऐसी हो रखी है जो इन्होंने हर घर तक पहुंचा दी। उसमें एक चीज है वो जो सुंदर सा हरा सा दिखने वाला खीरा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एक वो सुंदर सा दिखने वाला टमाटर जो मीठा हो गया आजकल, गोल टमाटर, मीठे टमाटर जहर समान होता है असलियत में, उसमें मछली का जीन है, उसमें मछली के जीन डाल दिए उसने, यही मांसाहार वाला ही बिंदु डालने के लिए। इसी तरीके से जो सरसों है आज के टाइम पे, वो भी इन्होंने जीएम देनी शुरू कर दी। इससे पहले जितना सूरजमुखी का तेल था, जितना कपास आप देखोगे, आपके यहां तो कपास होती होगी, कपास आपके यहां देसी कपास नहीं बची है, अब यहां पर बीटी कॉटन आ गई है। बीटी कॉटन को सर्च करोगे, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें भी एक कीड़े का जीन डाल दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि वो कीड़े का जीन की वजह से वो कीड़ा नहीं लगता उसके अंदर ना, वो उसका विरोध करता है, तो वो जो है उस कपास में वो एक कीड़ा नहीं लगता जिसके बारे में वो बोला करते। अब ये जो बीटी कॉटन है, इससे जो बिनोड़ा निकलेगा और उस बिनोड़े का जो तेल निकलेगा, उस बिनोड़े को हमारी भैंस खाएगी या गाय खाएगी, और उसका जो तेल होगा, उस तेल से ये जो नमकीन के पैकेट हैं, जितने भी ये नमकीन के पैकेट होते हैं, इनमें 3 तेल पड़ते हैं, या तो राइस ब्रैन या फिर पामोलिव, इसके अंदर पड़ा हुआ है पामोलिन ऑयल, पामोलिन। इनकी खासियत क्या है कि ये कभी भी हजम नहीं होते, एक बार चले गए तो चले गए। और तीसरी चीज इनकी क्या खासियत होती है कि जो कपास वाला तेल है, जो हमारा बिनोड़े वाला तेल है, ये बीटी कॉटन है, अगर बीटी है अगर हमारी कपास, उस बीटी कपास का जितना बिनोड़ा है और जितना भी तेल निकलेगा, वो जो कि नमकीनों वगैरह में डलता है, उसके बारे में ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की थी 15 साल की रिसर्च के बाद, कि जो जाति, चाहे वह डांगर की हो चाहे वह आदमी की हो, जो भी प्रजाति ज्यादा लंबे समय तक जीएम का फूड खाएगा, या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होगी। अब आपके आसपास आईवीएफ सेंटर खुलने लग रहे हैं। जैसे आप देखोगे खेत में, आपका खेत पूरी तरह से बंजर हो चुका है, या कह लो आपका बीज जो खेत में पड़ने वाला बीज है वो बंजर हो लिया। अब आपके पास देसी बीज किसी भी चीज का नहीं बचा हुआ, या बचा हुआ है जी? अब देसी बीज आपके पास खेत का भी नहीं है। गांव में जितने भी खग्गड़ हैं, जोटे हैं, वो अब नहीं है। अब गांव में नए दूध करने के लिए डांगर का पास जाना पड़ेगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो देगा आपको बीज। इसका मतलब डांगर का भी बीज आपके पास नहीं है। अगर बांझ बीज वाले फसल बोओगे और बांझ बीज वाली फसल खाओगे तो बांझ ही औलाद होएंगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, शरीर, और जैसा शरीर वैसा मन। मतलब यह है कि आपका बीज जो है वो खतरे में है, इंसान का बीज। आज जो नए बच्चे शादी हो रही है ना जी, 5-6 महीने में मेरी माताएं ये बता देंगे जी, 5-6 महीने में डॉक्टर के जान लग जाए कि जी बालक हो नहीं रहे। यह हालत हो रही है 70% आबादी की अपने देश में। नौजवानों में 70% नपुंसक और बांझ हो चुके हैं, सिर्फ हर घर में ये पैकेट वाला खाना जाने की वजह से। जो भी चीज पैकेट में बंद हो गई वो हमारी अगली जनरेशन के लिए प्योर जहर है, प्योर जहर।
और ये बात उनको पता थी, इसीलिए है नहीं। देखो, आप मान लोगे, आप मान जाओगे। यहां जो बैठा कोई मानस है, सुनो जी, यहां पे बैठा हुआ कोई भी एक आदमी है जो अपने बच्चे को इतना पता लगने के बाद भी जहर खिलाना चाहता है? कोई एक मानस है भाई? खुआते नहीं, वो बात है नहीं। सवाल ये है, जिसको नहीं पता था, अनजाने में वो अपने बच्चों को, ई वो दादा बैठा है, ईब भी दोगे इन्हें वो सामान ले आके। सवाल ये है, देखो सवाल ये है, अगर हमको ये पता है, कि यह चीज हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है, और हमको ये भी पता है कि इसका अल्टरनेट भी है हमारे पास। भाई जैसे मान लो बाजार में बिस्किट लेके आए आप, अगर बाजार का बिस्किट नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? अगर बिस्किट खाना है, नमकीन खानी है, तो क्या हम अपने गांव में नमकीन नहीं मतलब कर सकते, बना सकते, या नमकीन नहीं बना सकते, या बिस्किट नहीं बना सकते? अगर आपको तेल चाहिए और बीटी आपको मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम है वो नहीं चाहिए, और आपको देसी ही चाहिए, तो देसी के लिए अगर आज ट्राई करने लगे खेत के अंदर दोबारा से, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई हुई है जनता सरकार मोर्चा के लोगों ने, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार। आपका जो खेत है, खेत के अंदर जो केमिकल डल लिए, अगर आप उस खेत को बचाना चाहते हैं तो 3 साल का समय लगेगा आपको केवल, वापस वो उसी स्वास्थ्य उसका वापस वहीं आ जाएगा जहां 3 साल पहले, जो बिल्कुल बिना केमिकल का खेत जैसे होता है। 3 साल में भूख कट जाएगी, फिर खाना खा कोई बात नहीं, जहर खिला लो जिसको नहीं समझ में आवे। मैं जो सुनो 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 ना ना सुनो सुनो सुनो, अगली बात को सुने। ये नहीं कहा है कि 3 साल आपको खेत खाली छोड़ना है। अभी मैं तो ये बता रहा हूं कि यदि हमारा खेत 3 साल खाली पड़ा रह जाए तो वैसा आ जाएगा। हमने तो ये मुहिम शुरू करी है पहली बार, पूरी पैदावार बिना केमिकल और बिना बाजार। हमने ये मुहिम हमने पहले बोल ली है। आपने अगर खेती करनी है और बिना केमिकल की करना चाहते हो तो पहली बार में ही पूरी पैदावार आएगी, इसकी गारंटी अपनी है। अगर आप करना चाहते हो, करनी तो आपको पड़ेगी, ठीक है। बताएंगे हम लोग, ट्रेनिंग देंगे किसानों को कि आपने खेत में अब की बार कौन सी फसल लगानी है। देखो हमारे को हर चीज की जरूरत है जी। किसान की गलती क्या है, एक बार सरसों का रेट दे देंगे और फिर सारा देश सरसों लग जाएगा उधर लगाने, ठीक है। उसको लगेगा अगली बार भी आओगा, 5 साल में सरसों में गेर के वो दवाइयां खेत न खत्म कर लेंगे और दोबारा वो कभी रेट नहीं आएगा। यानी कि जिस जगह पर उन्होंने पूरा ड्रोन से चेकिंग कर रखी है, यहां सरसों का रेट देंगे, उधर गेहूं का दे देंगे एक बारी, फिर उधर जीरी का दे देंगे एक बारी, जिधर वो जो चीज भी लगवाना चाहे, जिससे उस जगह को उस जमीन को जहां सबसे ज्यादा नुकसान होएगा वहां उसका रेट दे देंगे, ताकि फिर पूरा गांव वही लग जाए बोने के लिए। गांव बैठ के कभी चर्चा नहीं करता। गांव बैठ के, अभी आज मैं बैठूंगा, आज मैं अगर आपको बताऊंगा कि ये सारा काम सरकार के माध्यम से होता है, तो जो यहां बीजेपी वाला है वो सोचेगा कि ये तो हमारी सरकार की बुराई कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इससे पहले वाली सरकार में ही बैठा था थारा नेता, यो जिसने अपना नेता कहो हो ना, यो पहले दूसरी सरकार में बैठा था और यो यही बीच में बैठा। तो असल में सरकार बीजेपी, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की नहीं है। आपके ऊपर राज करने वाला पटवारी, मास्टर, डॉक्टर, वीएलडीए, आपका एमएलए, आपका एमपी वही हैं। कोई नहीं बदला। बदलाव तो बताओ। आपकी व्यवस्था नहीं बदली, वो तो सिर्फ ऊपर चेहरा बदला एक। और आपको ये बैम है कि मोदी नाश कर रहा है, कांग्रेस ने कराया है। असलियत में नाश तो इनके बाप कर रहे हैं, जिनके हाथ में ईवीएम की मशीन है, वो कर रहे हैं उनका नुकसान, और इनके जरिए करवाते हैं। इनको तो अपना पालतू कुत्ता बना के रखते हैं। जो नेता है ना, वो उनके पालतू कुत्ते हैं, और हमारे गांव में उनके मिल जाएंगे कोई ना कोई पटका पहना होया, मतलब, और उनके माध्यम से हमारे गांव में कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जहां गांव इकट्ठा होता होगा। वो आके उन्हें कुछ नहीं कहना, यहां बैठे हैं,
मैंने बात बताई, आपके बात समझ में आ जाएगी, मैं गाड़ी उठा के निकलूंगा और वो जो उनका आदमी होगा ना, उसकी दो ही लैंग्वेज हैं, कुछ नहीं बदलता, सारों का नाश हो रहा, कोई नहीं सुनता, या तो यो बोलेगा या बोलेगा यो, नहीं तो फिर किसने बनावा। बस मैं नहीं कह रहा किसको बनाओगे किसको नहीं बनाओगे, मैं तो एक बात कह रहा हूं, आपको अपने बच्चों का भविष्य क्या नजर आता है, एक बार बैठ के चर्चा तो कर लो। और दूसरी बात यह देख लो कि अगर जो चीजें गांव में खराब हैं वो ठीक करनी है, अगर तो ठीक करने कौन आएगा? क्यों जी भाई, पहली बात यह है कि वो ठीक चल रही है, फिर तो हमारी किसी की जरूरत नहीं आपस में बैठने की। अगर वो गलत हैं तो पहले तो लिस्ट बनाओ कि गलत है। आपका बच्चा अगर स्कूल में पैदल जाएगा, घर का खाना खा के जाएगा, तो कंपनियों को फायदा नहीं होता किसी को भी। लेकिन अगर आपका बच्चा बस में बैठ के बाहर जाएगा तो पेट्रोल कंपनी को भी फायदा है, बस वाली कंपनी को भी फायदा है, प्लास्टिक वाली कंपनी को भी फायदा है, टायर बनाने वाली कंपनी ने भी फायदा है, जो ये सड़क बनाने वाली कंपनियां इनको भी फायदा है, और उसमें शीशे बनाने वाली कंपनियां का भी फायदा है, उसमें लोहे वाली कंपनियां का भी फायदा है, उसमें सारा कंपनियां का फायदा है। जब आपके गांव में नौकरी करने के लिए दूसरे गांव का बंदा आता है और यहां से नौकरी करने आपका बच्चा कहीं और जाता है, यो नहीं आपका समझ में आ रहा कि आपकी औलाद आपके गांव में काम करने लायक नहीं है। अगर वो गांव के गांव में काम करेगा तो ज्यादा काम कर सकता है और बिना खर्चे के काम कर सकता है, लेकिन अगर वो बाहर जाएगा काम करने के लिए, काम भी कम होएगा, परिवार भी टूटेगा, कंपनियों का भी फायदा होगा और गांव का नुकसान होगा। गांव का नुकसान क्या होगा? गांव का सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि गांव की जड़ पाटेगी। जो छोटे पौधे होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह लगाने होते हैं तो अपने बुजुर्ग ने क्या करते, जब हम लगाया करते, भाई छोरे जड़ ना दिखण दिए। क्यों जी? वो जड़ जिस जमीन में है वह जमीन वह माटी न्यू की न्यू उसकी गेल लगी रहनी चाहिए। बंदा चाहे कितने चला जाओ, बड़ा बुजुर्ग ने कहा करता, भाई छोरे अपने गांव ने ना भूलिए। क्यों जी? फिर हमारे से उन्होंने क्या कहलवाना शुरू किया कि गांव में कुछ नहीं धरा। हमने कहा खुद कि बेटा खेती में कुछ नहीं रखा, कि बेटा डंगरों में डंगर होने की जरूरत नहीं है, कि बेटा खेत में गांव में कुछ नहीं है, तू निकल यहां से। और फिर हमारे बच्चे खुद ही बोलने लगे कि 1 किला बेच के मैंने कनाडा भेज दे, मैंने अमेरिका भेज दे। अब ये जो कनाडा अमेरिका वाला सीन है, डालिए पानी, इसमें पानी डालिए। सुनो सुनो, जो कनाडा अमेरिका वाला सीन है इसको थोड़ा सा मैं आपको, आपने क्या देखा? आपने सिर्फ इतना देखा कि आपका बच्चा ये कह रहा है कि यहां कुछ नहीं है और यहां से चलते हैं। अब इसको मैं आपको पूरी दुनिया का दिखाता हूं कि कैसे हो रखा है। रोहिंग्या चलेगा बांग्लादेश से, वो आएगा पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाके में और आके कहेगा बांग्लादेश में काम धंधा नहीं है। बांग्लादेश का उस गांव का आदमी, जो हमारे पश्चिमी बंगाल का आदमी, आ जाएगा कलकत्ता में कि गांव में काम नहीं है। फिर इधर बिहार की तरफ आ जाओगे, बिहार का यूपी का आदमी, बिहार और यूपी के अंदर कोयले की और सोने की इतनी खदान है, अगर उसका सारा ठेका कंपनियों की बजाय अगर सरकार के पास आ जाए या देश के लोगों में बंटने लगे, हर आदमी को हर महीने 3 लाख रुपया कम से कम मिल सकता है। इतना सोना और कोयला है हमारे पास, जो मात्र 10 रुपए टन पे उनको बेच रहे हैं आप। ये आपको नहीं पता। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो प्रॉफिट होगा वो पूरे देश में बंटना चाहिए, तो इसलिए प्रॉफिट वो लेती ही नहीं सरकार। वो ये जो नेता हैं ये उद्योगपतियों से सेटिंग करके वो कोयले की खदान उनको बिल्कुल मिट्टी के भाव में उठवा देती है। समझ रहे हो पॉइंट को? अब वो जो बिहार का आदमी है उसको ये बात पता ना चल जाए तो बिहार और यूपी को इतना गरीब दिखाया जाएगा कि बिहार और यूपी का आदमी वहां से नौकरी करने के लिए आएगा हरियाणा और पंजाब। वो कहेगा वहां काम नहीं है इसलिए वो यहां आ रहा है। अच्छा, जब उसके लिए यहां काम है, यहां वाला बच्चा कह रहा है कि यहां काम नहीं है, वहां वाले को यहां काम मिल रहा है, यहां वाले को आगे मिल रहा है,
कनाडा अमेरिका, और कनाडा अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे किसानों के यहां प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां काम नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? वहां का मूल आदमी यह कह रहा है कि यहां काम नहीं है। हर जगह का मूल आदमी, जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं वहां भी वो झाड़ू पोछे के अलावा छोटी मोटी नौकरियों के अलावा नहीं कर रहे कुछ भी। गाड़ी चला ली, ट्रक ड्राइवर बन गए, जो दूसरे काम कर लिए, ये मतलब ऐसा को नहीं कि बड़ा जागा में अफसर लाग रहे होंगे, को क्यों होगा, कोई लाग रहा है, इतना तो हमारे यहां भी लग जाए। बात यह है कि हर जगह का आदमी यह कह रहा है कि यहां काम नहीं है, और हर जगह का आदमी काम करने के लिए कहीं और जा रहा है। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में 2016 का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है, CAA और NRC का, कि जो आदमी अपनी मूल जगह पर है केवल वही इस देश का नागरिक है। समझ गए? जहां दादा के कागज हैं, फिर उसके बाप के कागज हैं और उसके कागज हैं, वो तो है इस देश का मालिक। और जब बाप के कागज कहीं और के हैं और बच्चे के कहीं और के हैं, या जैसे बाप के तो हो गए यहां के इस गांव के, और बच्चे के हो गए मान लो लोहारू के, या उन्हें रहना शुरू कर दिया चंडीगढ़, उन्हें वहां का DL बनवा लिया, आधार कार्ड वहां का बना लिया, तो बच्चा चला गया वहां, कागज बनवा लिया वहां का, तो ईब वो बच्चा इस देश का मालिक नहीं रहा, ईब वो शरणार्थी हो गया, वो रिफ्यूजी माना जाएगा। ये नोटिफिकेशन है जनाब। समझ रहे हैं क्यों आपके गांव से आपको निकाल रहे हैं, क्यों गांव से शहर की तरफ भेज रहे हैं? क्या नहीं समझ में आया? आवे है। ईब यह बात मान लो हम लोगों को समझ में आएगा। अगर पूरे गांव को समझाना है, अगर पूरे गांव के अंदर इस चर्चा को लेके जाना है, तो भाई पूरा गांव बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? है पूरे बिना समझे, बिना चर्चा किए तो गांव को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चों की, हमारी अगली पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बन चुकी है। ये जो KMP, ये जो बड़े बड़े बन रहे हैं ना, जिस पे बड़े राजी होते हैं आप कि चंडीगढ़ 3.5 घंटा में, मैं चंडीगढ़ जान लग रहा था, इसी रास्ते से जान लग रहा था, जो यो था अपना 152D, चलते चलते मेरे बराबर में जो मेरा साथी बैठा था, वो कहने लगा मेरे को, वैसे डॉक्टर साहब एक बात कहूँ, आप तो इसके खिलाफत में हो। मैं कहा अच्छा बताओ जी। देखो चाहे आप कुछ भी कहो, ये रोड बन के सहूलियत तो बहुत होगी। मैं कहा जी ठीक है बताओ जरा क्या सहूलियत होगी, सहूलियत बताओ पहले तो। चलो बोला जी सहूलियत यह होगी। मगर पहली बात मैं बताऊं, ये जो रोड है ये किसकी जमीन पे है? बोला किसान की जमीन पे है। किसान का ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता, किसान का बच्चा मोटरसाइकिल लेके नहीं चढ़ सकता, किसान की बुग्गी जोटा नहीं चल सकता इसके ऊपर। पहली बात तो या चलो सहूलियत बताई। बोला सहूलियत यह होगी कि चंडीगढ़ 3.5 घंटा में पहुंच जाए। मैं अच्छा न्यू बता दे चंडीगढ़ जाना ही क्यों है तने? चंडीगढ़ जाने, तेरे को चंडीगढ़ जाना ही क्यों है? सवाल ये है, तेरे बच्चे को अगर वहां पढ़ाई, यहां पर अगर पूरा गांव मिलके, गांव को क्या व्यवस्था चाहिए उसके हिसाब से अगर गांव की पढ़ाई आप सुधार लें। देखो बाहर का मैं सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, हमारे पास वो टेक्निक है। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं इस पे काम करने वाला कि 3.5 साल के बच्चे की से लेकर किसी भी बच्चे में असली टैलेंट क्या है मैं बता सकूं कि यो बच्चा खेती के लिए पैदा हो रहा, यो बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हो रहा, यो बच्चा पशुपालन के लिए पैदा हुआ, इस बच्चे में ये गुण है, इस बच्चे में ये गुण है, ये खिलाड़ी बन सकता है, यो बच्चा भी फलाना काम कर सके। तो इस गांव को अपने लिए जैसी आबादी चाहिए वैसे बच्चे परमात्मा ने ऑलरेडी पैदा अपने यहां कर रखे हैं। तो उस बच्चे को कैसी पढ़ाई पढ़ानी है ताकि वो बच्चा अपने जीवन को खुशी खुशी बिता सके, ये अगर गांव तय कर ले और गांव में ही ले आए उन टीचर्स, उन फैसिलिटीज को, तो ना तो आपका खर्चा हुआ, ना आपके बालक ने कहीं बाहर जाना, ना उसका कोई रिस्क। आपके ही गांव के बच्चे उस चीज को तैयारी करेंगे, यानी कि जो नौजवान है उनको काम मिलेगा और जो नए बच्चे हैं, जो माँ बाप है, उनका खर्चा नहीं होएगा। उसके बाद उनको किस तरह के काम पे लगाना है ये भी गांव अगर तय करने लग जाए तो हर बच्चे के लिए, हर बच्चा बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि सिर्फ जिनके पास पैसा है, जो गरीब आदमी बैठा है गांव के अंदर, जो राशन ले रहा है कोटे से, उस आदमी के बच्चे के लिए भी 100% रोजगार देने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला एजुकेशन सिस्टम अपना अपने गांव में बना सके। बस फर्क इतना है कि ये सिस्टम हम नहीं बनाएंगे, ये सिस्टम गांव बनाएगा। हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, वो हम फ्री दे सकें आपको। टेक्नोलॉजी दे देंगे और आपके नौजवानों को ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे होगा। क्योंकि जिस मुद्दे पे हम चले हुए हैं उसका एक ही मूल है कि गांव आपका है, बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं, तो आके ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा। बाहर का आदमी ठीक करेगा तो वो तनख्वाह लेवेगा, वो कुछ ना कुछ फायदा मांगेगा। अगर मैं आके ठीक करूंगा तो मेरा फायदा मांगूंगा मैं। भाई मैं इसलिए, मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए कुछ, मैं ऑलरेडी इस पोजीशन पे था कि मैं अपना गुजारा ठीक कर रहा था। मैंने गांव गांव जाना स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चे को जो समाज में दे के जाऊंगा मेरे मरने के बाद, उस समाज में नशा ही नशा है, उस समाज में डर ही डर है, उस समाज में बीमारी ही बीमारी है, वो समाज पूरी तरह से एकदम नपुंसकता की तरफ जा रहा है। तो मुझे अपने बच्चे को कुछ तो ऐसा समाज में देना है जो जिस जैसा ईब है उस तो बढ़िया दे दूं किसी तरीके से। यो तो फर्ज होगा जी बड़ी पीढ़ी का। बड़ी पीढ़ी का यह फर्ज है कि वो ऐसे समाज का निर्माण करे कि जब अगली पीढ़ी उसके अंदर रहे तो वो सुरक्षित महसूस करे। उसी चक्कर में हम अपने बच्चों को, हमें लगता है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित होएगा। नहीं जी नहीं। जिन जिन के लोगों ने, जिन जिन गांवों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, उनमें से बहुत सारे तो वापस ही नहीं आए, और जो आए तो आज वे न कुछ भी नहीं करते गांव में। अब वो ना डांगरा का काम का हाथ लाते, ना वो खेत के काम का हाथ लाते, ना वो घर में ढंग से रहते, वो सारा दिन सिर्फ मोबाइल पर बैठे रहते हैं। यानी कि असलियत में हमने अपने हाथों से अपनी अगली जनरेशन को बर्बाद किया। अब सवाल ये है बुजुर्गों कि जब कोई और ठीक नहीं करेगा और ये हमको ही ठीक करना है, तो फिर ये सिर्फ यही लोगों से तो बात नहीं बनेगी। जो गांव में रह गया उसको भी लाना पड़ेगा निकाल के घर से बाहर, कि भाई चाहे तू करिए कुछ ना, पर समझ तो ले। अब जो कोटे से राशन लेता है गरीब आदमी, उस आदमी को मेन समाज से क्यों काटा उन लोगों ने? कदे तो वह कोई ना कोई ऐसा आंदोलन कर देंगे, ऐसा दिखाएंगे कि जैसे जिनके पास जमीन थी उन्होंने उनका हिस्सा लूट लिया। और कभी वो ऐसा दिखाएंगे कि भाई हमने तो सरकार देने लग रही है, मनरेगा का भी देने लग रही है और ये भी देने लग रही है, हमने तुम्हारी दिहाड़ी की जरूरत नहीं है। अब वो आपसे कट जाएंगे। अब उनका जो राशन दे रहे हैं ना, वो जो चावल मिल रहा है फोर्टिफाइड, जिसको वो राइस बोलते हैं, और जो गेहूं दे रहे हैं उसके ऊपर वो केमिकल छिड़क छिड़क कर देने लग रहे हैं। अब गरीब लोगों को भी अमीरों वाली बीमारियां होने लग गई हैं। अमीरा का तो यही कर दी, क्योंकि अमीर तो खाया है कबाड़ करता, वो तो बाजार का ही खाया करता। गरीब आदमी कम से कम वो खाया करता जो उस मौसम का है और लोकल अवेलेबल सस्ता। क्योंकि गरीब आदमी तो सस्ता खा होगा, जो गांव का आदमी है सस्ता वह होगा जो घना होंदा होगा। घना होंदा होगा मतलब आसपास की चीज, यानी जो आदमी अपने आसपास की चीज खाएगा वो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। अब जब यहां का आदमी जब कश्मीर की सेब खाने लग जाएगा तो बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्रूट या जो फल जो सब्जी हमारी नहीं है ना, इस एरिया की नहीं है, वो अगर खाना स्टार्ट कर देंगे तो बीमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ये प्रकृति ने बड़ा कुदरती हमारे शरीर को एडजस्ट करके दे रखा है कि जो पहाड़ों में रहने वाले जानवर होंगे उनके शरीर पे बाढ़ अपने आप आने लग जाएंगे उनको गर्म रखने के लिए, और जो रेगिस्तान वाला जानवर है वो अलग। अब ऊंट के अपने आप खूब बढ़ा जाएगी कि इसने एक हफ्ते का पानी स्टोर कर लिया भाई इसने, क्योंकि इन्हें पता है कि पानी के पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुदरत का अपना स्टाइल है काम करने का। इंसान जब उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगेगा तो कुदरत अपना उल्टा रूप दिखाएगी, और वो हमारे शरीरों में बीमारी के रूप में और हमारे समाज के टूटने के रूप में नजर आएगा। और इस टाइम हमारा समाज पूरी तरह से बीमारी की गिरफ्त में पड़ा हुआ है, और समाज का कोई आदमी बाहर निकल के इसको ठीक करने के मूड में नहीं है। हम आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि आपको ये बता सकें कि जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, जिसको आप ये कह रहे हो कि हम रुपये के पीछे दौड़ रहे, न्यू गंदे होंगे जी, रुपये के पीछे दौड़ रहे ना सारा समाज। भाई कितने का पैकेज मिला, कितनी तनख्वाह लगी, कितना कितना धन कमा लिया, आप ये कहते हो। क्या आपको पता है, क्या आप सब लोगों को एक बात पता है कि ये जितने नोट हैं ये वाले और जितने नोट हैं ये वाले, ये जितने भी नोट आप चला रहे हैं, इस 1 रुपए के नोट को छोड़ के, सिर्फ 1 रुपए को छोड़ के 1 रुपए से ऊपर वाले जितने नोट हैं वो सारे नकली हैं। पता है आपको? 3 साल पुराना पीपल है और वो 100 साल पुराना नीम है।
जब ये कभी बीज रूप में होंगे तो ये इतने से होंगे, है ना, दोनों ही। यो भी पीपल कभी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बन जाएगा, और जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा तो वो बड़ा रूप धारण कर लेगा, तो भी ये बीज रूप में इतना ही रहेगा। जब हमने शुरू किया, जयराम जी भाई, जब हमने शुरू किया तो हमारा बिंदु ये था, जो हमने शुरू किया कि आज हम आपके बीच में बीज रूप में विचार डालने के लिए आए हैं। बीज जब डल जाता है ना बाजार के अंदर, उसके अंदर, खेत के अंदर, मान लो रबी का बीज है और खरीफ के टाइम पे बो दोगे तो वो उगेगा नहीं। यानी कि गर्मी के मौसम का बीज गर्मी के मौसम में बोओगे तो ही उगेगा। लेकिन वो बीज अगर खेत में पड़ा हुआ है, जिस दिन वो मौसम आएगा और अनुकूल वातावरण होएगा, वो उस दिन उग जाएगा। तो मैं जो आपको बताने आया हूं ना, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि काल नए थारा सब कुछ बदलना है अपन है। मैं इसलिए आया हूं कि बीज रूप में आपको बात बता रहे हैं, आपके समझ में आवे और गांव में अनुकूल वातावरण मिले तो चीजों को ठीक कर लेना। और जुड़सी चीज के लिए लोग तैयार होते रहेंगे। आपने कहा मेरे को तो खेती बताओ, दो भाई से भी हो उसके जुड़ से नहीं कहोगे, हमने हेल्थ के ऊपर भी चाहिए भाई, हमारा तो बीमारी गणी रहे हैं। दो भाई से भी होंगे जिनने कहा हमारे बच्चे छोटे हैं, उनके लिए हमने काम करना है। दो भाई से भी होंगे जिनने इकोनॉमिक्स, जिनने लोन ले रखा होगा, उन्हें बेरा लग जाएगा इस रुपये वाले खेल का। हम तो सिर्फ आपको यह बताने आए हैं कि ये जो मुद्दे हैं ये छोटे मुद्दे नहीं है, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। शिक्षा का मुद्दा खेती से जुड़ा हुआ है, डंगरों से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, रुपये से जुड़ा हुआ है, कर्जे से जुड़ा हुआ है, समाज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। सारी बात इसलिए कह रहे हैं आपको, सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई आदमी एक काम करने के लिए आपके गांव में आता है तो वो अपना सामान बेच के जाता है कि भाई यह बात बताई, इसके बाद थारी चीज इस तरह ठीक होगी, यू सामान बेच दिया और अपना पाछा पाछा लाग लो। आपा वो काम करने नहीं आए हैं आपके बीच में। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि कल ना आपको अपने पीछे लगाने का इरादा नहीं है। हमारा इरादा क्या है कि आज आपको जगाने के लिए पहला स्टेप है आपके गांव में। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें ठीक हैं, मैं ये नहीं कहता आप जे बदल दोगे, या मैंने नहीं कहता कि आप सारे बदल देंगे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहे तो बदल दोगे। मैं ये कहता हूं कि आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि रास्ता गलत है कि सही है। यो गांव का नाम है काकडोली। हम जब काकडोली के लिए चले तो हम निमड़ी वाली थे जिस टाइम पे चले, अभी सुबह की बात बता रहा हूं जो लास्ट हुई। कितना टोल पास करके काकडोली पहुंचना था, हम गलती से खब्बे के ना मुड़ गए दादरी की तरफ। जो लेट हुए ना उसका मैं कारण बताऊं, वो जगह बताना था भाई, उस रोड पे मुड़ना तो हम उधर मुड़ गए गलती से, और अंदर जाकर के फिर रोड जाम से में फंस गए। वहां जाके पता चला कि हम तो गलत रास्ते आ गए। हमारे पास दो रास्ते हैं बुजुर्गों। पहला रास्ता यह है कि हम न्यू कहते ना भाई इब तो मेरा मुंह न्यून हो गया, इब तो रोहतक वाले रोड पर चढ़ लिया और इब तो मैं न्यू नहीं जाऊंगा। और दूसरा रास्ता यो है, वहां रुक के मैंने पूछा पड़ोसी से जो बाहर एक बंदा खड़ा था, मैं कहा भाई हमने काकडोली कहने जाना, इस रोड पे लोहारू वाले रोड पे जाना, बाडू वाले पे, वो कौन सा रोड है? वो बोला आप गलत रास्ते आ गए। मैंने 1 सेकंड लगाई, अगले ही मोड़ पे यू टर्न करके अपना सीधे रास्ते आ गए। देर तक पहुंचा लेकिन मैं पहुंच गया। अगर मैंने काकडोली आना है तो काकडोली के रास्ते पे ही चढ़ना पड़ेगा बुजुर्गों। अगर मुझे अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, अपने समाज को सही रास्ता दिखाना है, तो सही रास्ते की ही बात करनी पड़ेगी जी। और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि गलत रास्ते पे चढ़ गए, उस दिन वापस मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ना समझ में आवे ना मुड़ो। है तो किसान का तरीका वो जड़ को ठीक करता है, पहले भूमि के पोषण को ठीक करना है। उसका तरीका यह है कि जब ये मौसम, जब ये गेहूं कट जाएंगे, गेहूं कटने के बाद 2 महीने तक हमारी जमीनें जो है वो खाली पड़ी रहेंगी, उस टाइम पे वो पोषण देने का तरीका है। तो गेहूं कटने से पहले आप हमारे को बात कर लेना, अपने साथी जिन्होंने यहाँ अरेंज किया है।